नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज 26 नवंबर है और आज हम सेलिब्रेट करते हैं भारतीय संविधान दिवस को। 26 नवंबर को भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। इसीलिए ये जो डेट है काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। आज पूरे भारत भर में देखेंगे जगह जगह पर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संविधान दिवस के मौके पर ही आज के दो बड़े आर्टिकल आधारित हैं। पहले नंबर का आर्टिकल बात करता है संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो उस समय में केवल पुरुषों की अकेली ही भूमिका नहीं थी, जैसे कि सबसे ज्यादा जाना जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है संविधान के निर्माता के तौर पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इसमें पुरुषों का ही योगदान रहा है, महिलाओं का भी काफी योगदान रहा है और उसी योगदान का आज इस आर्टिकल में उल्लेख किया जाता है। कुछ जो महत्वपूर्ण लीडर्स हैं उनके क्या क्या विचार रहे थे, वो लोग क्या चाहते थे कि संविधान हमारे किन अधिकारों की रक्षा करेगा, हम लोग क्या चाहते हैं। सेकेंड वाला जो आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा दोस्तों, ये भी पार्टिकुलरली संविधान से रिलेटेड ही है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय में संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा था, उनके माइंड में क्या विचार चल रहे थे और जिस हिसाब से इसको उन्होंने तैयार किया था, क्या ये वैल्यू अभी हम प्राप्त कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे करके हमारे देश में प्रजातांत्रिक वैल्यू कम हो रही है। कंक्लूजन में इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की, जो कि संविधान दिवस के मौके पर लिखा गया है। इस आर्टिकल में चर्चा करी जाती है भारतीय संविधान के जो निर्माता रहे थे उस समय में उन्होंने जिस भारत की कल्पना करी थी, जिस संविधान की कल्पना करी थी, उनके विचारों को हम कितना आगे तक लेकर के जा रहे हैं, क्या उनके हिसाब से हमारा संविधान सफल हो पाया है या नहीं हो पाया है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। कुल मिलाकर के यदि हमें 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है तो उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं ग्रीन कलर से। आज के दिन में या फिर हमारे भाषण में, जहाँ तहाँ आज के टाइम में भाषण चल रहे हैं संविधान दिवस को लेकर के, उन भाषणों में हमें किस प्रकार का स्पीच देखने को मिलेगा या फिर किस प्रकार के भाषण आज के टाइम में सक्सेसफुल रहेंगे। हमारे भाषणों में होना चाहिए उन विचारों का समावेश होना चाहिए जो कि भारत के संविधान निर्माताओं के रहे हैं। तो जो प्रिंसिपल ड्राफ्ट्समैन रहा है वो कितना सक्सेस हो पाया है आज के समय में, इस बात का ध्यान रखना हमको ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, और उनको इसको सफल बनाने के लिए काम करना चाहिए। इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट वाइज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि केंद्र सरकार किस प्रकार से संविधान के 75वें साल को सेलिब्रेट कर रही है। इसके अलावा बाबा साहब के क्या विचार थे समाज को लेकर के। तीसरे नंबर का जो पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर बाकी है, अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें किया जाना बाकी है, इसके ऊपर भी चर्चा करने वाले। इसके बाद संविधान निर्माता ने जो सोचा था उसको अभी तक हम कितना प्राप्त कर पाए हैं। इसके बाद चाहे वो इक्वालिटी हो, चाहे वो फ्रेटर्निटी हो। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सब मिलकर के भाई भाई की तरह रह रहे हैं, ठीक है। तो भाईचारा अभी तक कितना हमारे देश में रहा है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारत ने अभी तक काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, जैसे कि कास्ट रिजर्वेशन तो बेहतर रहा है, लेकिन फ्रेटर्निटी के मामले में हम लोग पिछड़ गए हैं, ठीक है। भाईचारा के मामले में भारत पिछड़ गया है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं।
तो देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं इस आर्टिकल की, जो कि 75वें नंबर का हम कहना चाहिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं, संविधान दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी के 75 साल का हम कहना चाहिए जश्न मना रहे हैं। तो 75वें नंबर की एनिवर्सरी मना रहे हैं जब हमने एडॉप्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो भारतीय संविधान के ड्राफ्ट को एडॉप्ट किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। इस मौके पर केंद्र सरकार ने सोचा है कि हम एक काम करते हैं, एक जॉइंट मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं पार्लियामेंट की, ताकि इसको और भी बेटर तरीके से हम सेलिब्रेट कर सके। सब जगह पर भाषण चल रहे हैं, लेकिन उन भाषणों में हमें ध्यान रखना है बाबा साहब अम्बेडकर के क्या विचार रहे थे। ठीक है, प्रिंसिपल ड्राफ्ट्समैन क्या रहा है, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर ऑन द ईव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एडॉप्शन। जब इसको अडॉप्ट किया जा रहा था तो उस समय में B.R. अम्बेडकर ने क्या भाषण दिया था, वे भाषण यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 25 नवंबर 1949 में उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि देखिए, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ठीक है, ये आगे चल कर के बुरा हो जाएगा। कैसे करके होगा? जो लोग इसे लागू करने के लिए बुलाए जाते हैं, यदि वे लोग बुरे हैं तो संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, ये निश्चित रूप से आगे अच्छा साबित होगा अगर जो लोग इसे लागू करने के लिए बुलाए गए हैं वे अच्छे लोग हैं। तो कुल मिलाकर के संविधान कैसे भी रहे, ये भारत की जनता पर, भारत के लोगों पर, भारत के नेताओं के ऊपर निर्भर है कि संविधान कितना बेहतर काम करेगा हमारे देश में। इसके अलावा कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि संविधान में संशोधन के लिए कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि काफ़ी आसानी से संशोधन हो जाते हैं। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा उठापटक करना पड़ता है, तब जा कर के किसी मुद्दे के ऊपर हम संशोधन कर पाते हैं। संशोधन भी हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा जो संविधान है आज की ज़रूरत के हिसाब से कहना चाहिए ज़रूरत को पूरा कर सके, इसलिए इसमें हमने दोनों तरह के प्रावधान किए हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर समाज को लेकर के क्या सोचते थे, इसके ऊपर यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हाईलाइट किया था इस फैक्ट को कि देखिए, हमको यहाँ पर कंप्लीट अब्सेंस दिखाई देता है दो चीज़ों का इंडियन सोसाइटी में। पहले नंबर की बात है इक्वालिटी और दूसरा है फ्रेटर्निटी। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब ये है कि अभी भी लोग इतने ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा लोगों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, तो यहाँ पर इक्वालिटी की बात हम नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ भाईचारा होना चाहिए। यदि दो धर्म के लोग आपस में रह रहे हैं, दो समुदाय के लोग आपस में रह रहे हैं, तो इस चीज़ की यहाँ पर कंप्लीट अब्सेंस हमको देखने को मिलती है। इसलिए उन्होंने बोला था 26 जनवरी 1950 को कि हम जो है कॉन्ट्राडिक्शन वाली लाइफ में आगे एंटर कर रहे हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट क्या बोला जाता है? वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। ये वाला जो प्रिंसिपल रहा है राजनीति में, ठीक है, यदि हम बात कर लें पॉलिटिक्स के हिसाब से इक्वालिटी को लेकर के, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ को लेकर के, ये हर जगह हमको इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। इसलिए हम राजनीति में ये रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू है, इसको रिकॉग्नाइज करना भी कोई आसान काम नहीं हो जाता है। वहीं यदि हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? तो जो हमारी सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। ऐसा नहीं है कि एक जन के हिसाब से ही पूरा भारत चलने वाला, एक ही वैल्यू के हिसाब से भारत चलने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर उठते हैं, जैसे कि
यहाँ जो कॉन्ट्राडिक्शन हमारी लाइफ में आ रहा है ये कितने लंबे समय तक मौजूद रहेगा। एंड हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इन इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। और हम हमेशा से ही समानता की बात करते हैं, दलितों के अधिकार की बात करते हैं, तो कब तक सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इस चीज़ से भागते रहेंगे, कब तक हम उनको अधिकार नहीं देंगे। फिर फ्रेटर्निटी को लेकर के क्या विचार रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के, यहाँ पर चर्चा करी जाती है। हमारे देश में फ्रेटर्निटी का अभाव है, जो कि एक सेकंड मेजर इंग्रेडिएंट माना जाता है इंडिया में। ठीक है, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो सब एक हैं। इट इज़ द प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी एंड सोलिडारिटी टू सोशल लाइफ। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है हमको? इससे हमारे देश को एकता मिल रही है। ठीक है, हमारी जो सोशल लाइफ है वो मजबूत हो रही है। लेकिन जाति व्यवस्था के कारण उन्होंने कहा कि जाति की पूरी संरचना ही भारत के लिए बेकार है। धर्म के हिसाब से विभाजन हो रहा है और कुछ भारतीयों में राष्ट्रीयता की सामान्य भावना का अभाव है। इसीलिए तो कहते हैं भाईचारा अभी तक हासिल नहीं हुआ है। इसके बाद कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। यदि सब लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिलता है, ठीक है, बिना इक्वालिटी के लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर मैनी। इक्वालिटी की यदि हम बात करें, सबको यदि इक्वल नहीं माना जाएगा तो इससे क्या हो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोई जाति बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो, कोई जाति बहुत ज़्यादा ऊपर ना उठ करके आ जाए। इक्वालिटी यदि हम दे रहे हैं, उसमें लिबर्टी का ध्यान यदि नहीं रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा? ठीक है, इससे इंडिविजुअल जो इनिशिएटिव्स होते हैं ना, वो उतने ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर द मैनी। ठीक उसी प्रकार से यदि हम भाईचारा की बात करें, यदि भाईचारे का अभाव है और उस समय किसी को हम आज़ादी दे देते हैं, लिबर्टी प्रोड्यूस कर देते हैं, इससे भी क्या है, कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाएंगे, ऐसा इसमें बोला जाता है। बात हम करते हैं कि संविधान निर्माता ने जो जो सोचा था उस टाइम में, उसको अभी तक हम लोग कितना अचीव कर पाए हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे इक्वालिटी के मामले को यदि हम बात कर लें, ठीक है, कि सब लोग इक्वल हैं, हालांकि देखा जाए तो हमने जो है अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया है। छुआछूत आज के समय में उतनी ज़्यादा नहीं रही है, फिर भी किसी न किसी रूप में देखा जाए गांव में अभी भी ऊंची जाति और नीची जातियों में भेदभाव हमको देखने को मिल जाता है। तो इसके बाद रिजर्वेशन हमको देखने को मिला है। ठीक है, इक्वल हो जाएं, इसके लिए सरकार ने क्या बोला, हम रिजर्वेशन लेकर के आ रहे हैं। इससे दलित लोग और जो OBC लोग हैं कम से कम समाज में बराबरी के हिस्सेदार हो जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में फिर से हम देखते हैं अमेंडमेंट किए गए, जिसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है 10% का। यहाँ पर ध्यान दिया जाता है केवल और केवल गरीबी का। लेकिन पहले जो रिजर्वेशन दिया गया था उसमें सामाजिक तौर पर ये लोग जो पिछड़े हुए थे, सताए हुए थे, समाज में एकदम पिछड़ गए थे हर तरीके से, उसको ध्यान में रखा गया था। आज के समय में खाली रुपए पैसे को ध्यान में रखा गया है कि गरीब है तो उसको भी रिजर्वेशन हम दे देते हैं। तो ये रिजर्वेशन लेकिन उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से संविधान निर्माताओं ने सोचा था रिजर्वेशन देते टाइम। यदि हम रिजर्वेशन की बात कर लें तो प्रारंभिक रूप में रिजर्वेशन का मतलब ये है अभी हम थोड़े समय के लिए इनको राहत दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आज के समय में हम देखेंगे ना, ऐसा नहीं होने वाला है, ये चीज़ कंटिन्यू चली जाएगी। मतलब जो रिजर्वेशन दे दिए हैं तो दे दिए, उसको कोई ख़त्म करने वाला नहीं है। और इसका एक रीजन रहता है पॉलिटिक्स का, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या हमारे समाज में
इक्वालिटी हम अचीव कर पाए हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो इकोनॉमिक इक्वालिटी को लेकर के हो। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि आने वाले समय में भारत को सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी प्राप्त करना है, तो उतनी वो सारी चीज़ें अभी तक हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं। कास्ट सेंसस की डिमांड बढ़ती जा रही है हमारे देश में, और इसका एक रीज़न है कि इससे ये पता चल जाएगा कौन सी जाति कितना आगे पहुंच पाई है। इससे फिर जो निचली जातियां हैं या जो लोग पिछड़ गए हैं वो लोग फिर से रिजर्वेशन की डिमांड उठाने वाले हैं, या फिर जो ऊंची जाति के लोग हैं वो इसका विरोध करेंगे। ऐसे बहुत सारी बातें आने वाले टाइम पीरियड में हम देखने वाले हैं। इसके बाद फ्रेटर्निटी को लेकर के यदि हम बात करें, ठीक है, आज के समय में हमारे डेमोक्रेसी में कास्ट के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, क्रीड के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, रीजन के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, लैंग्वेज के आधार पर वोट मांगी जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है अभी भी हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत है। अब हम नेशनहुड की यदि हम बात करें, ठीक है, कि हम लोग नेशनहुड को लेकर के क्या फील करते हैं, तो देखिए नेशनहुड को लेकर के हम हमारे देश के ऊपर कितना गर्व कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को लेकर के तो आपको तब पता चलेगा जब आप कोई क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के मैदान में जब इंडिया की टीम हारती है, या फिर भारत का किसी देश के साथ में युद्ध चल रहा है और उस समय में हम जो शोक मनाते हैं, उससे पता चलता है कि नहीं, हम लोग भारत के विषय में सोचते हैं। चाहे वो पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो, चाहे वो गलवान का इंसिडेंट हो, इसका मतलब ये है कि भाई हमारे देश में राष्ट्रवाद की एक मजबूत भावना अभी भी मौजूद है। कुल मिलाकर के कास्ट रिजर्वेशन तो बेटर रहा है, लेकिन फ्रेटर्निटी के मामले में इंडिया पिछड़ गया है यदि आगे हम बात करते हैं। फिर ओबीसी रिजर्वेशन जो रहा था, रिजर्वेशन अभी जो ओबीसी का रहा है ना, वो उस हिसाब से नहीं रहा है जिस हिसाब से अंबेडकर का व्यू पॉइंट था। अंबेडकर चाहते थे कि जातिवाद खत्म ही हो जाए, लेकिन जो मंडल आया था, मंडल ने क्या बोला था कि कास्ट को हम नहीं रिमूव करेंगे, ठीक, बल्कि ये रिप्रेजेंट करते रहेगा संविधान में। इसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए ये बहस जारी रह सकती है, फिर भी हम आभारी हो सकते हैं कि भारतीय राजनीति के उन्हीं तत्वों के सत्ता में आने के बाद जिन्होंने शुरू में संविधान को अस्वीकार कर दिया था, संविधान को त्यागने की नौबत नहीं आई। पार्टिकुलरली यहाँ पर उन लीडर्स की बात करी जाती है कि जो उस समय में संविधान का विरोध कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम में तो ऐसा है कि रिस्पेक्ट बना हुआ है। ये एक विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे दस्तावेज का जश्न मना रही है, उस संविधान का जश्न मना रही है जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के उसके पूर्वजों ने अभारतीय बोला था, आत्मा से रहित बोला था। इसको बीजेपी आज के टाइम में एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है 75 साल हो चुके हैं, 106 अमेंडमेंट अभी तक हम कर चुके हैं, अभी भी हमारा जो संविधान है फल फूल रहा है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आ जाती है यहाँ पर कि क्या कुछ मूल्य कम हुए हैं, कितना प्रोग्रेस हम कर पाए। संविधान के मूल्यों को कम किया जाना क्या हमको दिखाई दे रहा है, जैसे कि संविधान के अंतर्गत जो संस्थाएं बनाई गई हैं उनको कमजोर किया जाना, उनकी पावर को कम किया जाना। इसके अलावा पार्लियामेंट का जो सेशन है उसको कम कर दिया जाना, 10 दिन 5 दिन ज़्यादा, मतलब जो वाद विवाद होता था उसको आपने कम कर दिए हैं, बैठकें कम हो रही हैं, कामकाज कम हो जा रहा है, तो इससे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ना उनकी वैल्यू कम हो रही है। इसके अलावा जुडिशरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, एंड जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं मतलब संविधान की जो कि कम हुई हैं। इसके बाद इस आर्टिकल में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, भारतीय संविधान निर्माण में महिलाओं की कितनी भूमिका रही है। लेकिन
अभी तक उनके योगदान को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसके ऊपर आपको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। 250 शब्दों में आंसर राइटिंग हम जब करेंगे तो इसमें 4-5 पॉइंट हैं जिनकी चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि इंडियन रिपब्लिक में महिलाओं की क्या भूमिका रही थी। इसके बाद अलग अलग राइटर्स ने महिलाओं की भूमिका को लेकर के क्या बोला है, जैसे कि अच्युत चेतन ने क्या लिखा है, क्रिस्टियन कीटिंग का क्या कहना है। इसके बाद हमारे संविधान निर्माता महिलाओं के हिसाब से यदि देखा जाए, जैसे कि अमृत कौर है, हंसा मेहता एंड अमृत कौर कंबाइंड रूप से क्या विचार रहे, बेगम अजीज रसूल का क्या कहना था, कमला देवी चट्टोपाध्याय के क्या विचार थे संविधान को लेकर के, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद धर्म और परिवार को लेकर के महिलाएं क्या सोचती हैं और अभी तक हम लोग क्या हासिल कर पाए हैं, असलियत में क्या चीज़ें अभी हमको दिखाई देती हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। चर्चा करते हैं कि भाई जो हम बोलते हैं फाउंडिंग फादर्स, हम हमेशा जब भी चर्चा करते हैं संविधान निर्माता की कि संविधान निर्माताओं की, तो फाउंडिंग फादर ज़्यादा वर्ड बोलते हैं। इसका मतलब ये है पितृसत्तात्मक सोच को हम बताते हैं। इससे क्या हो रहा है, महिलाओं ने कोई योगदान दिया है ये चीज़ यहाँ से नहीं पता चलता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है इंडियन रिपब्लिक में फाउंडिंग मदर्स भी रही हैं, ठीक है। तो काफ़ी एमिनेंट वुमेन हमारे देश की थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में योगदान दिया था। बड़ी मेहनत से उन्होंने संविधान की रचना करी है और ये हमारी जो पॉपुलर इमेजिनेशन है इससे कहना चाहिए गायब हो चुकी हैं। लोकप्रिय कल्पना से ये लोग छिप गई हैं। बात करते हैं अच्युत चेतन का क्या कहना है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखा था जिसका नाम है फाउंडिंग मदर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक, जेंडर पॉलिटिक्स ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2022। इसमें क्या बोला जाता है, इट इज थ्रू द डायनेमिक्स ऑफ विल, कंसेंट एंड फ्रीक्वेंटली इनफ डिसेंट that women members carried the feminist movement through the beyond the constituent assembly। बोला जाता है कि संविधान सभा के माध्यम से और उससे आगे नारीवादी आंदोलन को महिलाओं ने आगे बढ़ाया है, ठीक है। चाहे वो इच्छा रहे चाहे ना रहे, सहमति है या नहीं है, ठीक है। असहमति होने के बावजूद भी महिलाओं ने नारीवाद आंदोलन को, फेमिनिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। तो ये जो ड्राफ्ट हम देख रहे हैं, संविधान का ड्राफ्ट न केवल महिलाओं की सहमति से बल्कि उनकी इच्छा से भी तैयार किया गया है। एक चीज़ का हमको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना। क्रिस्टियन कीटिंग का क्या कहना है इसके ऊपर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, इन्होंने किताब लिखी है फ्रेमिंग द पोस्ट कॉलोनियल सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म एंड स्टेट ऑथोरिटी इंडिया 2007। इसमें बताया जाता है कि कैसे करके जो फाउंडिंग फादर्स रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनली सबजुडिकेट टू गेन कंट्रोल द वुमेन, कैसे करके संस्थापक पिताओं ने, ठीक है, किसी महिला पर नियंत्रण पाने के लिए, कुल मिलाकर के कहना चाहिए, इनको कैसे करके हम ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, इनके बारे में ज़्यादा लोग सोचते थे, ऐसा इस राइटर का कहना है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रही थी वो काफ़ी स्ट्रगल करी है, वो मेल मिलाप नहीं कर पा रही थी उनकी कमिटमेंट को, ठीक है, कि वो समानता को बढ़ावा दे रहे हैं। काफ़ी एफर्ट्स इन्होंने लगाए थे कि हम जो है सहमति बनाएं, कॉन्सेंट बनाएं, पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द न्यू इंडियन स्टेट, लेकिन ये चीज़ वो प्राप्त नहीं कर पाए थे। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण महिलाएं रही हैं और उनका क्या योगदान रहा है।
जैसे कि अमृत कौर की यदि हम बात करें, संविधान की एक प्रमुख संस्थापक ने 1932 में जोर देकर के कहा था कि भारत की महिलाएं अब उन मानकों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे वो स्थानीय लेवल पर हों, चाहे वो राजनीतिक या नैतिक हों, जो समुदाय की पुरुष अंतरात्मा ने उनके लिए निर्धारित किए हैं कि ये काम खाली महिलाएं ही करेंगी, पुरुष लोग नहीं करेंगे। इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे महिलाओं की आवाज़ को इन्होंने उठाने की कोशिश करी थी। इसके अलावा संविधान निर्माताओं ने पितृसत्तात्मक पारिस्थितिक तंत्र को तोड़ने के लिए संविधान सभा के अंदर और बाहर कड़ी मेहनत किया, लेकिन देश ने उन्हें बुरी तरह से निराश किया था। उन्होंने प्रयास तो जरूर किया है, लेकिन ठीक है, वो देश के हिसाब से उतना शायद नहीं कर पाई थी। इसके बाद महिलाएं जो है, चाहे वो धर्म को लेकर के हो, चाहे वो फैमिली को लेकर के हो, इसमें स्वतंत्रता चाहती हैं। ये चीज़ हमको उसी समय पता चली थी। जैसे कि धर्म के हिसाब से देखा जाए, कहीं कहीं पर 3 तलाक की व्यवस्था है, कहीं कहीं पर महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि महिलाओं में मंदिरों की एंट्री नहीं है, किसी किसी जॉब में महिलाओं की एंट्री नहीं है। इस प्रकार साथ ही साथ फैमिली में भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि पुरुषों को हमेशा ऊपर बनाए रखते हैं। इस चीज़ को लेकर भी महिलाएं उस टाइम में काफ़ी चिंतित रही थीं और उनका कहना था कि संविधान में ये सारी जो समस्याएं हैं वो क्लियर हो जाना चाहिए। हंसा मेहता एंड अमृत कौर के विचार यहाँ पर हम देख लेते हैं। मांग करी गई थी कि एक समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकार में आप शामिल कर दीजिए, जो कि सामाजिक पितृसत्तात्मक शक्ति को बढ़ाने में सक्षम हो। इसके बाद यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ भी जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ऐसा रहता है कि सब धर्म की महिलाओं को समान अधिकार मिल जाता है। ऐसा नहीं कि मुसलमान महिलाओं को कम ज़्यादा अधिकार रहते, उनको 3 तलाक का सामना करना पड़ता, संपत्ति को लेकर के दिक्कत पैदा होती। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि आ जाता तो इससे फ़ायदा यही होता कि सब महिलाओं को बराबर राइट्स मिल जाते। तो जब ये मौलिक अधिकार में आ जाएगा तो इसका मतलब ये है, अब ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इन अधिकारों को लागू करेगा। कानून बनाते समय ये चीज़ का ध्यान रखेगा भारत। इसके बाद बेगम एजाज रसूल की यदि हम चर्चा कर लें तो इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ये धर्मनिरपेक्षता के बारे में ज़्यादा फोकस करती थी। ठीक है, कि सब धर्म बराबर हैं, धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वहीं यदि हम बात करें हंसा मेहता की, हंसा मेहता ने धर्म के अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि इससे महिलाओं की समानता के अधिकार और बाल विवाह उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधारों पर अंकुश लग जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो धर्म का अधिकार है ना, इसको थोड़ा सा लिमिटेड हमें करने की ज़रूरत है। हंसा मेहता का ऐसा कहना था। फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन की जगह में लोग क्या चाहते हैं? ठीक है, धर्म का स्वतंत्र अभ्यास करने की बजाय हमें धार्मिक पूजा की स्वतंत्रता शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि धर्म के लिए संवैधानिक स्वतंत्रता भारतीय महिलाओं की फ्रीडम में काफ़ी बड़ी बाधा पैदा करती है। इसके बाद यदि हम बात कर लें अमृत कौर एंड एंटी वुमेन टेंडेंसी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, किस प्रकार से एंटी रिलीजन प्रैक्टिसेस अपनाए जाते हैं। विडो रीमैरिज एक्ट, ये चीज़ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कोई धर्म अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा धर्म को भी कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। शारदा एक्ट की बात कर लें या फिर सती प्रथा को समाप्त करने वाले कानून की बात करें, यदि धर्म को पूरी आज़ादी दे देते ना तो ये लोग सती प्रथा को कंटिन्यू बनाए रखते। इसलिए धर्म के ऊपर कंट्रोल करके हम सती प्रथा के लिए कानून लेकर के आए और सती प्रथा को ख़त्म कर दिए।
इसके अलावा भी धर्म के नाम पर कुछ और प्रथाएं हैं जो कि बनी रहेंगी, जैसे कि पर्दा प्रथा, बहुविवाह। इसके अलावा लड़कियों का मंदिर में एंट्री, ये अभी हाल फिलहाल के मुद्दे हैं जिनको एड्रेस किया जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद कमला देवी चट्टोपाध्याय की बात करी जाती है, ठीक है। उनका मानना था कि संविधान में भारत में महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत है, क्योंकि ये उनके लिए समानता और न्याय की गारंटी देता है। लेकिन असलियत है क्या चीज़? असलियत का पता यहाँ पर हमको इस रिपोर्ट से पता चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है टुवर्ड इक्वालिटी, रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया 1974 की ये रिपोर्ट इसमें यह पता चला है कि इंडियन रिपब्लिक अभी फेल हो चुका है महिलाओं को इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, जैसा कि इसके प्रीएम्बल में प्रस्तावना में लिखा हुआ था। नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम देखने वाले हैं दोस्तों न्यूज़ का, ये आर्टिकल पार्टिकुलरली चर्चा करता है प्लास्टिक पॉल्यूशन को कैसे करके रोका जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए COP29 की बैठक हुई थी अजरबैजान बाकू में। इसमें क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ने के लिए मुद्दे उठाए गए थे, ठीक है। अब साथ ही साथ में ये लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे करके हम प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 1 दिसंबर की, तो जो रिप्रेजेंटेटिव है 175 कंट्रीज़ के, वो लोग ये आशा कर रहे हैं, क्या आशा कर रहे हैं कि हम एक न्यू यूनाइटेड नेशंस मीडिएटेड ट्रीटी लेकर के आने वाले हैं ताकि प्लास्टिक पॉल्यूशन को हम एंड कर सकें। तो 1 दिसंबर को जो रिप्रेजेंटेटिव हैं 175 कंट्रीज़ के, वो ये सोच रहे हैं कि ये जो 5वें नंबर की एंड इसके बाद हम फाइनल राउंड के डिस्कशन किया जाएगा किसका, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस कमेटी का, ठीक है। कहाँ कहाँ पर होने वाला है ये? उरुग्वे, फ्रांस, केन्या एंड ओटावा। यहाँ पर से कोई एग्रीमेंट निकल कर के आएगा, ऐसा ये लोग आशा कर रहे हैं।